हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पेमेंट। हमने लेटर ऑफ क्रेडिट किया था पिछले लेक्चर में। अब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है कि एक एक्सपोर्टर अपने इंपोर्टर पे एक बिल ड्रॉ करता है कि जब आपको ये अमाउंट पे करनी है ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच हैज बीन एक्सपोर्टेड बाय द एक्सपोर्टर टू द इंपोर्टर। ओके। और उसमें क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपको पहले वो बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपको जो टाइटल मिलेगा गुड्स के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हैंड ओवर किए जाएंगे। ओनली आफ्टर यू साइन दैट बिल और यू accept that bill and are ready to make the payment, then only the title of the goods which has been sent to you will be transferred over to you after you accept the bill, after the importer accepts the bill। तो ये आपके पास बिल्स ऑफ पेमेंट है। फिर है बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। ये सर्टिफिकेट नेसेसरी है रिलेटेड टू पर्टिकुलर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट। ओके, के एक विच हैव बीन नेगोशिएटेड एंड रिसीव्ड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस। ओके, तो ये एक पेमेंट का सर्टिफिकेट है कि अकॉर्डिंग एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ओके, ये आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस यूज की जाती हैं फॉर पेमेंट पर्पस। तो ये आपके पास है बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। ओके, देन देयर इज okay, then the next aspect related to this is imports। So imports is basically accepting the goods and services beyond the beyond the geographical boundaries of the country। मतलब आपके पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है अवेलेबल और आपको वो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सो यू आर गेटिंग देम परचेज फ्रॉम outside the boundaries of the country, and that aspect of receiving the goods and services beyond the boundaries of the country is known as imports। okay, अब आ जाते हैं इंपोर्ट के स्टेप्स पे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं फ्रॉम द एक्सपोर्टर के आपके पास क्या ये गुड्स अवेलेबल हैं जो हमें परचेज करने हैं। अगर हैं तो उसकी आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन, and that quotation is being prepared by the exporter and supplied to the importer, which explain in the terms which is known as pro forma invoice, and which explains the quality, quantity, price, and every other terms and condition which are required for exporting the goods or by the exporter to the importer। okay, फिर हम कहाँ जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसकी हम स्टडी करते हैं। ओके, एंड उसमें देखते हैं कि क्या क्या गुड्स हमें जो चाहिए उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्टडी की जाती हैं, एंड देन एज पर देम import license is being taken is being applied for and is being accepted। okay, मतलब इंपोर्ट लाइसेंस की अरेंजमेंट किया जाता है। फिर इंपोर्ट लाइसेंस अरेंज करने के बाद हमें जो फॉरेन करेंसी डिमांड्स हैं हमारी, ओके, उन फॉरेन करेंसी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हम अप्लाई करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, या क्या कहते हैं जिन बैंक से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल सकती है उनके पास हम अप्लाई करते हैं, सो दैट वी आर बीइंग मेड अवेलेबल द रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज which is being required for the purpose of carrying out the foreign exchange activities। okay, then there is a then the importer places an order after arranging the foreign exchange. He places an order or indent with the exporter for supply of specific goods, and they
in as per the terms and condition regarding price, quality, quantity, size, etc. तो वो पैकेजिंग के इंस्ट्रक्शन देते हैं, शिपिंग डिलीवरी की इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें मोड ऑफ पेमेंट की भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है फॉर प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और फिर है आपके पास व्हेन द पेमेंट्स आर एग्रीड बिटवीन द इंपोर्टर एंड द एक्सपोर्टर, तो एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करवाता है इंपोर्टर अपने बैंक से, और वो प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को कि ये मेरा फाइनेंशियल पोजीशन है, और मैं मेरा बैंक मेरी गारंटी दे रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंक विल मेक यू अवेलेबल द मनी फॉर द गुड्स यू आर सप्लाइड। तो इस तरह से वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंज करके देते हैं। फिर क्या करता है, इंपोर्टर अरेंज करता है एडवांस फंड्स विच इज बीइंग पेड टू द एक्सपोर्टर ऑन अराइवल ऑफ गुड्स एट द पोर्ट, विच इनेबल्स द इंपोर्टर टू अवॉइड ह्यूज पेनल्टीज ऑन relying अनक्लियर्ड, मतलब गुड्स अनक्लियर्ड ना रहे तो वो पहले से एडवांस पेमेंट कर देता है एक्सपोर्टर को, सो दैट गुड्स कैन बी क्लियर्ड फ्रॉम द शिपिंग पोर्ट्स फॉर वांट ऑफ पेमेंट, के वहाँ पे वो रुक ना जाए, तो वो पहले से कुछ पैसा एक्सपोर्टर को पहुंचा देता है, ताकि वहाँ से गुड्स जो पोर्ट्स पे गुड्स हैं वो वहाँ से क्लियर होके आगे मूव कर सकें, नहीं तो पेनल्टीज लगेंगी पोर्ट्स पे अगर गुड्स पड़े रहेंगे। ओके, देन आफ्टर तो जो शिपिंग एडवाइस लेता है एक्सपोर्टर, जो लेता है वो शिपिंग एडवाइस लेकर शिपिंग बिल लेकर किसको भेज देता है, इंपोर्टर को भेज देता है। उसमें इनवॉइस नंबर लिखा होता है, कौन सी शिप पे, कौन से डेट पे, क्या मार्क्स हैं, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है, एंड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, that shipping advice is being provided to the importer to get the information regarding the goods which are being sent to that importer। okay, फिर उसके बाद है कि ओवरसीज सप्लाई वेरियस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर, जैसे बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, कमर्शियल इनवॉइस, फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ओके कहाँ से है, टू व्हेन ही एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तभी दिए जाते हैं ये डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स ना दिए जाएं, चार पांच जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बगैर उसके इंपोर्टर गुड्स के ऊपर क्लेम नहीं अपना कर सकेगा। तो इन गुड्स के ऊपर क्लेम करने के लिए ही हैज टू एक्सेप्ट दीज documents, for that he has to accept the bill of exchange which is being sent by the exporter to the importer before accepting the goods। तो वो पेमेंट अगर एक्सेप्ट करता है तो वो उसको क्लाइंट जो एक्सपोर्टर है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देता है। And when these goods arrive in the importer, the person in charge informs the officer in charge at the dock or the airport about the goods which has been received। okay, और फिर वो वहाँ से क्या कर लेता है, एक इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इशू करवाता है पोर्ट से, जहाँ से जिसके बाद अनलोडिंग ऑफ कार्गो अलाउ किया जाता है। फिर जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनको कस्टम्स क्लियरेंस करवा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करा के वो क्या है, गुड्स को वहाँ से मूव आउट करवाते हैं, और इस क्लियरेंस के लिए वो क्या करता है, C&F एजेंट को अपॉइंट करता है। सो thus first for delivery order which is known as endorsement, this order enables the important, पहले तो इम्पोर्टर क्या कर लेता है, डिलीवरी ऑर्डर लेता है, जो उसे एंडोर्समेंट ऑफ द गुड्स उसकी फेवर में करवाते हैं। तो ये आफ्टर पेइंग द फ्रेट चार्जेस, तो डिलीवरी की ऑर्डर किससे मिलता है, फ्रेट चार्जेस को पे करने के बाद। उसके फ्रेट चार्जेस पे करने के बाद वो क्या करता है, डॉक ड्यूज दे देता है, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज देता है, उसकी दो दो कॉपीज हैंड ओवर करते हैं। ओके, लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस में कि हमने पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज और फ्रेट चार्जेस जो हैं वो सारे पे कर दिए। आफ्टर डॉक ड्यूज आर बीइंग पेड, एक कॉपी मिलती है वो ओके, और वो इम्पोर्टर इन उसको फिल करता है एक डॉक्यूमेंट में जिसे कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, एक तो आपके पास क्या है, डिलीवरी ऑर्डर, जो क्या कहते हैं, आप को कब मिलता है, जब आप फ्रेट चार्जेस पे करते हो।
ओके डिलीवरी। और फिर आप डॉक ड्यूज को पे करते हो, प्रो ट्रस्ट ड्यूज को पे करते हो, जिसके लिए आपको 2 कॉपीज मिल दी जाती हैं। और ये कहाँ से मिलती है? लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस से। और डॉक ड्यूज पे करने के बाद इंपोर्टर को एक कॉपी मिलती है, ओके, विच विच इज रेफर्ड टू द पोर्ट ट्रस्ट ड्यू। मतलब डॉक ड्यूज देने के बाद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसके पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज की तरफ जाता है ऑफिस के पास, ओके, और वहां से एक रिसिप्ट लेता है। और फाइनली क्या कहता है इंपोर्टर? एक डॉक्यूमेंट फिल करता है जिसे कहते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर असेसमेंट ऑफ कस्टम्स ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी। और आफ्टर एग्जामिनिंग द इम्पोर्टेड गुड्स एंड गिव्स द रिपोर्ट ऑन बिल ऑफ एंट्री, फिर उस बिल को किसको प्रेजेंट किया जाता है? पोर्ट अथॉरिटी को, विच एक्सप्लेन द चार्जेस एंड इश्यूज। मतलब यहाँ पे क्या, डिलीवरी ऑर्डर, फिर पे ऑफ डॉक ड्यूज पे करने के बाद एक रिसिप्ट मिलती है जिसको पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज के लिए पुश किया जाता है। पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज वो कहाँ से मिलती है? लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस से मिलती है। पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज लेने के बाद इंपोर्टर एक डॉक्यूमेंट फिल करता है जिसे कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। और उस बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे कस्टम्स वाले इंपोर्ट ड्यूटी ड्यूज को असेस करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज ड्यूज को असेस करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज को पहले डिटेल में देखा जाता है, जिसे बिल ऑफ एंट्री में आपके लिखा जाएगा। और फिर वो बिल ऑफ एंट्री किसको दिया जाएगा? पोर्ट अथॉरिटी को, टू कैलकुलेट द चार्जेस एंड देन इशू द रिलीज ऑर्डर। तो ये कि रिलीज ऑर्डर मतलब कि गुड्स को अलाउ किया जाता है कि हाँ अब आप ले जा सकते हो गुड्स। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है इंपोर्ट प्रोसीजर्स में फॉलो किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है परफॉर्मा इनवॉइस, जिसमें क्वालिटी, ग्रेड, डिज़ाइन, वेट एंड साइज ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन है। फिर इंडेंट है जो एक्सपोर्टर से मिलता है, वो सारी की सारी जो ऑर्डर प्लेस करने हैं, ये इंडेंट कौन देता है? ये तो आपको एक्सपोर्टर से मिलता है परफॉर्मा इनवॉइस। इंडेंट कौन सप्लाई करता है? इंपोर्टर, जो उसमें बताता है कितनी क्वालिटी, क्या क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज, मेथड ऑफ फॉरवर्डिंग, नेचर ऑफ पैकेजिंग, मोड ऑफ पेमेंट, सारा कुछ एक्सप्लेन करता है। फिर शिपमेंट एडवाइस है जो आपको एक शिपिंग कंपनी से मिलता है, जिसे हम बिल ऑफ लेडिंग भी कहते हैं, जहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी शिप पे, कौन से बर्थ पे क्या मार्क है, क्या पैकेज का क्वालिटी है, क्वांटिटी, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें होती है। तो बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है शिपिंग कंपनी से कि हमारे पास ये सारे के सारे गुड्स सर्विसेज जो हमारी शिप पे आपके पास आ रही है वो अवेलेबल हैं। ओके, फिर बिल ऑफ एंट्री है। बिल ऑफ एंट्री आपको इंपोर्टर को कहाँ से मिलती है? कस्टम्स ऑफिस से, जिसको इशू किया जाता है आफ्टर पेमेंट ऑफ पोर्ट ड्यूज, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज, पोर्ट चार्जेस या कस्टम्स चार्जेस। ठीक है, तो इसमें बिल ऑफ एंट्री में सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि कौन सा इंपोर्टर है, क्या शिप का नाम है, क्या पैकेजेस मार्क्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी क्या है, नेम एड्रेस ऑफ एक्सपोर्टर क्या है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, और कितनी कस्टम ड्यूटी पेबल है, या जो भी और चार्जेस हैं वो कितने पेबल हैं, वो सारा इसमें एक्सप्लेन्ड होता है बिल ऑफ एंट्री में। एंड देन लास्ट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के ऊपर ड्रॉ करता है, एंड थ्रू विच the payment is being made by the importer to the exporter. Before accepting the documents, he has to accept the bills of exchange, and after he has accepted the bills of exchange, the title over the goods is being provided by the exporter to the importer. Okay, ये आपके पास है। ओके, फिर आपके पास है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंपोर्ट ट्रेड के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीड अप करना, कि कुछ रॉ मटेरियल आपके पास नहीं अवेलेबल है तो वो कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा? दूसरे कंट्रीज से अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस ए फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द कंज्यूमर डिमांड। And also import of goods and services helps in improving the standard of living of the customer, because variety of the goods with good quality
variety of goods with better quality and better quality and cheaper prices are being made available. Okay, and then another important thing is it is being used to overcome the famine situation. Like nowadays in China, there is less production of goods and services, so they are asking India to supply them with rice so that they can meet the availability of the food requirement. And also these are required for the national defense purposes also. Okay, नेशनल डिफेंस में कैसे है कि आपके पास जैसे अब चाइना के साथ स्ट्रगल चल रहा है, तो वी वर इन नीड ऑफ गन्स एंड वेरियस अदर वेरियस अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड. ओके, तो नेशनल डिफेंस में उसको ड्रेस चाहिए, गन्स चाहिए, या जो भी और मटेरियल्स चाहिए, तो फॉर दैट पर्पस आल्सो इंपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर डब्ल्यूटीओ. डब्ल्यूटीओ बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया 1995 में. इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई so that various problems which are happening regarding trade can be sorted out between the various countries in mutually acceptable terms and condition. ओके, तो ये मल्टीपल ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए एक इंस्टीट्यूशन आपने खड़ा किया गया. इसका मेन एम क्या था? ट्रेड एंड